Hello, hello everybody. Today onwards we will start with the new course that is statistics. Statistics. ठीक। अब स्टैटिस्टिक्स में हमको क्या पढ़ना है? हम जेई के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो हमको दो टॉपिक्स को डिस्कस करना पड़ेगा। पहला तो है आपका मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी में सेंट्रल वैल्यूज के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सेंट्रल वैल्यू क्या होता है उसको डिस्कस करते हैं। सेंट्रल वैल्यू, वैल्यू which describe the characteristics of whole distribution. Central value, a value which describes the characteristics of the whole distribution is central value. ठीक है। एक ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू जो पूरे डिस्ट्रीब्यूशंस को, पूरे ऑब्जर्वेशंस को कैरेक्टराइज करता हो, उसको हम सेंट्रल वैल्यू बोलेंगे। ठीक है। अब ये सेंट्रल वैल्यू कितने प्रकार के होते हैं जो हमको स्टडी करना है? तो नंबर 1 मीन, नंबर 2 मीडियन, नंबर 3 मॉड, नंबर 4 ज्योमेट्रिक मीन एंड नंबर 5 हार्मोनिक मीन। इतने प्रकार के सेंट्रल वैल्यूज को हमको डिस्कस करना है। मीन, मीडियन, मॉड, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन। ठीक है। ये तो हो गया मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ऑलमोस्ट आप लोगों ने इसको 10th क्लास में पढ़ा है, जिसमें अरिथमेटिक मीन आपने पढ़ा है, मीडियन पढ़ा है, मॉड पढ़ा है। अब आपको एक और चीज़ को ध्यान रखना है कि आपने जब ये मीन, मॉड, मीडियन पढ़ा है तो आपने ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा में पढ़ा है। अब ग्रुप डाटा और अनग्रुप डाटा को हम यहाँ पे 3 डिफरेंट नेम देंगे। कौन कौन से डिफरेंट नेम देंगे वो ये देखते हैं। फर्स्ट इंडिविजुअल सीरीज, दूसरा आएगा डिस्क्रीट सीरीज और तीसरा आएगा कंटिन्यूअस सीरीज। हम 3 प्रकार के सीरीज देखेंगे, लेकिन जो क्वेश्चंस मेंस लेवल पे आने वाला है वो जो 100% चांस होता है वो सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज का ही होता है। अब इंडिविजुअल सीरीज क्या होता है? इसमें डाटा दिए होते हैं। इसका मतलब इसमें डाटा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन जो है वो कम होते हैं। जब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कम होते हैं, इंडिविजुअल्स के ऑब्जर्वेशंस गिवन है पेपर पे, हम उसको शो कर सकते हैं, तो वो डाटा को हम इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। ठीक है। आपने देखा होगा फाइंड द मीन ऑफ लाइक दैट 2 3 5 9 10, फाइंड मीन ऑफ this observation, find median of these observation. So such type of observations are collectively called as the individual series. And discrete series में क्या होता है कि अब थोड़ा सा नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ज़्यादा है और उसमें भी जो ऑब्जर्वेशंस है वो रिपीट हो रहे हैं। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ज़्यादा है और वो भी रिपीट हो रहे हैं, तो उनको भी हम एक पेपर पे शो कर सकते हैं और उसको जो शो करते हैं वो हमारा कहलाता है डिस्क्रीट सीरीज। तो डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है? ऑब्जर्वेशन होता है xi और इसकी फ्रीक्वेंसी होती है fi। ये ऐसा होता है x1, x2, f1, f2 लाइक दैट। तो ये हो गया हमारा डिस्क्रीट सीरीज। करेक्ट है। और तीसरा आता है कंटिन्यूस सीरीज। कंटिन्यूस सीरीज में क्या होता है? क्लासेस होते हैं, जैसे 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 और फिर इनकी करस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी होती है। क्लासेस और फिर फ्रीक्वेंसी कुछ भी ले लीजिए, 5 7 2 लाइक दैट।
तो इस प्रकार की जो सीरीज होती है उसको हम कंटिन्यूस सीरीज बोलते हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज हो गया और ये इंडिविजुअल सीरीज हो गया। तो हमको इंडिविजुअल सीरीज के क्वेश्चंस को चेकआउट करना है। इंडिविजुअल सीरीज में ही क्वेश्चन आता है, ठीक है। ये अगर ये क्वेश्चन देखें तो ये बोर्ड लेवल के हो जाते हैं और डेफिनेटली लेंदी भी होते हैं, तो वो क्वेश्चन मेंस लेवल पे नहीं आएगा। तो हमको इंडिविजुअल सीरीज पे कंसंट्रेट करना है। तो अब क्या है, मीन पढ़ेंगे, मीडियन पढ़ेंगे, मॉड पढ़ेंगे, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन, इन सब के प्रॉब्लम्स हम इंडिविजुअल सीरीज में भी करेंगे और कुछ जगह पे हम डिस्क्रीट सीरीज के एक आध दो क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ठीक है। ओके, उसके बाद में हमें क्या पढ़ना है, जो नेक्स्ट है हमारा वो है मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी के बाद में मेजर ऑफ डिस्पर्शन। अभी आता है मेजर ऑफ डिस्पर्शन। ये जैसे मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी आपने 9th और 10th के करिकुलम में देख लिया, अब मेजर ऑफ डिस्पर्शन 11th के करिकुलम में देखेंगे। और सबसे पहले ये पता करते हैं कि डिस्पर्शन है क्या। क्या होता है कि सेंट्रल टेंडेंसी में जो सेंट्रल वैल्यू होता है वो पूरे डाटास को, पूरे ऑब्जर्वेशंस को कैरेक्टराइज करता है। उसके बेस पे हम पॉलिसी बनाते हैं। मतलब जिस बंदे को ऑब्जर्वेशन को चेक करके पॉलिसी बनाना है, वो क्या करेगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड सेंट्रल वैल्यू को चेक करेगा, उसके बेस पे पॉलिसीज बनाएगा। लेकिन क्या होता है ना, ये जो सेंट्रल वैल्यूज है और ये उसके अराउंड में जो डाटाज होते हैं वो कैसे हो सकते हैं। पहला केस ये देखिए, मान लीजिए ये एक मीन है, मीन ऑब्जर्वेशन है ना ये, और बाकी जो डाटा है वो इस प्रकार है, इस प्रकार है, ठीक है। और दूसरा केस देखते हैं, दूसरा जैसे ये मीन है तो ऐसे। अब ये दोनों केसेस को देखो ध्यान से, दोनों केसेस में क्या दिख रहा है, फर्स्ट केस में ये मीन के अराउंड में डाटा क्लस्टर्ड हो गया है। जो ऑब्जर्वेशन है ना, जितने भी ऑब्जर्वेशन है वो मीन के आजू बाजू में ही है, क्लस्टर्ड हो गए। और यहाँ पे देख रहे हैं दूसरे वाले केस में कि जो ऑब्जर्वेशन है वो मीन से स्कैटर्ड है, फैले हुए है। तो मीन से जब डाटा स्कैटर्ड है तो, और मीन से डाटा जब क्लस्टर है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या आ जाता है। डिफरेंस क्या है कि जब इसके बेस पे हम कोई पॉलिसी फ्रेम करेंगे तो वो उसका इफेक्ट, और इसके बेस पे जब हम पॉलिसी फ्रेम करेंगे इस मीन को ऑब्जर्व करते हुए, जिसमें कि ये डाटा स्कैटर्ड है, इसके बेस पर अगर हम कोई पॉलिसी फ्रेम करेंगे किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ में, तो ये पॉलिसी उतनी इफेक्टिव नहीं होगी जितनी ये इफेक्टिव होगी। इसका ये मतलब हो गया कि जो स्कैटर्डनेस है, जो डाटा का स्कैटर्डनेस अबाउट द सेंट्रल वैल्यू, वो भी अफेक्ट कर रहा है। मतलब not only we have to consider the central value, but we have to pay attention over the scatteredness also. scatteredness भी इफेक्ट करता है। तो scatteredness को जो मेजर करता है ना, उसको हम डिस्पर्सन बोलते हैं। या मीन से ये ऑब्जर्वेशंस के डेविएशन निकाल सकते हैं, ठीक है कि नहीं। और ये डेविएशंस या ये वेरिएशंस, इनको जो हम मेजर करेंगे जिस वैल्यू से, उनको हम डिस्पर्सन्स बोलेंगे। तो डिस्पर्सन्स क्या आ गया, न्यूमेरिकल वैल्यू, ठीक है, न्यूमेरिकल वैल्यू विच मेजर द स्कैटर्डनेस, numerical value which measure the scatteredness of observation from the central value of all observation from central value। सेंट्रल वैल्यू क्या, जो मीन, मॉड, मीडियन, जो हमने देखा, ये मीन, मॉड, मीडियन जो सेंट्रल वैल्यूज होते हैं, इसके अराउंड जो डाटा स्कैटर्ड होते हैं, उस स्कैटर्डनेस को मेजर करते हैं, उसको हम डिस्पर्सन बोलते हैं। वो एक न्यूमेरिकल वैल्यू होती है। डिस्पर्सन क्या है ये हमने समझ लिया। अब डिस्पर्सन को मेजर करने के लिए कितने टूल्स है, तो डिस्पर्सन मेजर करने के जो टूल्स है, नंबर 1 रेंज and its coefficient, range or its coefficient। second
मीन डेविएशन, मीन डेविएशन दो प्रकार के हो गए, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन। मतलब डिस्पर्सन में सेंट्रल वैल्यू तो आना ही आना है, तो रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट। फिर मीन डेविएशन, मीन डेविएशन दो प्रकार के हो गए, अबाउट मीन होगा और अबाउट मीडियन होगा। तो ये डेविएशन जो होंगे ना अबाउट मीन, उनका वापस से मीन लेना है। ईच ऑब्जर्वेशन का डेविएशन, डेविएशन मतलब कितना डिफरेंस में है, इस मीन से ये ऑब्जर्वेशन कितने डिफरेंस में है, इस मीन से ये ऑब्जर्वेशन कितने डिफरेंस में है, इस मीन से ये ऑब्जर्वेशन कितना डिफरेंस में है, ये डेविएशन हो गया अबाउट मीन। करेक्ट है, मीन की जगह यहाँ मीडियन भी हो सकता है। तो मीन जो डेविएशन अबाउट मीन या डेविएशन अबाउट मीडियन, फिर ये जो ऑब्जर्वेशन आएगा उनका मीन निकालेंगे, उसको हम मीन डेविएशन बोलते हैं। तो मीन डेविएशन अबाउट मीन होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन होगा। गॉट द पॉइंट? ठीक है। फिर तीसरा और इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरिएशन, वेरिएंस, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। ये वेरिएंस है, स्टैंडर्ड डेविएशन है ना, इसके ऊपर नॉर्मली 99% क्वेश्चंस बनते हैं। क्वेश्चंस जनरली दो टॉपिक पे बनते हैं। पहला टॉपिक होगा आपका मीन और दूसरा टॉपिक होगा वेरिएंस एंड एसडी। मैंने तो हर जेई के एग्जाम्स में सिर्फ ये दो टॉपिक्स के ऊपर ही क्वेश्चन देखे हैं, और खास करके वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशंस के ऊपर या फिर मीन के ऊपर, और दोनों इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए ही हम क्वेश्चन जेई मेंस में इसके ऊपर देखते हैं। ठीक है, तो आसानी से आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हालांकि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन में शिफ्ट ऑफ ओरिजिन का कॉन्सेप्ट यूज होकर ही क्वेश्चन आ रहा है, वो भी हम बता देंगे कैसे करना है, वो सब आप आसानी से बना सकते हैं, वहाँ कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो अब मैं आगे था डिस्पर्सन पे। डिस्पर्सन क्या होता है वो डिफाइन कर लिया, और इसको कैसे मेजर कर सकते हैं, रेंज एंड इट्स कोएफिशिएंट, मीन डेविएशन, अबाउट मीन एंड अबाउट मीडियन, फिर वेरिएंस एंड एसडी, और लास्ट में आएगा कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। और एक होता है क्वार्टाइल डेविएशन, लेकिन क्वार्टाइल डेविएशन को हमको यहाँ पे यूज नहीं करना है। तो इतने टॉपिक्स को हमको डिस्कस करना है थ्रू आउट द होल कोर्स। सेंट्रल वैल्यू भी आएगा और डिस्पर्सन भी आएगा। सेंट्रल वैल्यू 9th और 10th क्लास के कॉन्सेप्ट से है, और डिस्पर्सन 11th क्लास के कॉन्सेप्ट से है। ठीक है कि नहीं? सेंट्रल वैल्यू से आप मीन के ऊपर क्वेश्चन देख सकते हैं, और डिस्पर्सन में आप वेरिएंस और एसडी से क्वेश्चन देख सकते हैं। गॉट द पॉइंट? और इन सब में हम ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे, ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे इंडिविजुअल सीरीज के, क्योंकि क्वेश्चंस कहाँ से आते हैं? इंडिविजुअल सीरीज से। तो कुछ हम डिस्क्रीट सीरीज के भी प्रॉब्लम्स कर लेंगे, खास करके ये मीन डेविएशन में कंटिन्यूस सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज में प्रॉब्लम्स कर लेंगे बोर्ड के हिसाब से 11th के लिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फिर वेरी फर्स्ट सेंट्रल वैल्यू, दैट इज द अरिथमेटिक मीन से। तो अरिथमेटिक मीन आप सबको 10th क्लास से मालूम है, हालांकि हमको सीक्वेंस एंड सीरीज में भी पढ़ना है, और इंडिविजुअल सीरीज के लिए, इंडिविजुअल सीरीज के लिए, क्योंकि आपने अरिथमेटिक मीन ग्रुप डाटा के लिए निकाला था, अनग्रुप अपना ग्रुप डाटा में जिसमें फ्रीक्वेंसी दी है, क्लास इंटरवल के साथ में दी हुई है, हमको खाली कंसंट्रेट करना है इसके ऊपर। तो अरिथमेटिक मीन क्या होता है? अरिथमेटिक मीन इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन divided by total number of observation, total number of observation। तो देखो, sum of all observation divided by total number of observation, इसमें से ये फार्मूला बन सकता है। अरिथमेटिक मीन को टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से मल्टीप्लाइड करेंगे तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन आएगा, ये सब आप जानते हैं। तो एग्जांपल के तौर पे अगर मेरे पास में ऑब्जर्वेशन x1, x2 और xn है, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इसको देखना 1 2 n है। ठीक है, तो ये मेरा अरिथमेटिक मीन हो जाएगा। तो यहाँ तक तो कोई इश्यू नहीं है, सब जानते हैं। लेट अस स्टार्ट स्ट्रेट फॉरवर्ड विद द क्वेश्चंस। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर। सॉल्यूशन, अरिथमेटिक मीन फर्स्ट नेचुरल नंबर मतलब ये होंगे, ये सम ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर है, डिवाइडेड बाय ये
इसका फार्मूला होता है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, ये 1 + 2 + 3 अप टू दी n, इसका क्या फार्मूला है n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू, और पहले से ही यहाँ पे n है, n कैंसिल हो जाएगा, सिंपली आंसर n प्लस वन बाई टू आ जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेकेंड क्वेश्चन, फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। अब ऑड नेचुरल नंबर से मतलब अरिथमेटिक मीन कैसा होगा, ऐसा होगा 1 + 3 + 5 अप टू दी। अब ये जो ऑड नेचुरल नंबर का nth टर्म है उसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, ये बता देता हूँ मैं। 2n-1 से मैं सीक्वेंस सीरीज में इसको बहुत डिटेल से बताता हूँ इसी चीज़ को। आपने देखा होगा कभी 2n-1 दिखता है, कभी 2n+1 दिखता है, कभी 2n+3 दिखता है। देखिए n एक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से, तो n को, ये जनरल टर्म है, n को 1 रखो तो 2-1 1 आ गया, n को 2 रखेंगे 4-1 3 आ गया, तो 2n-1 इसका ये जनरल टर्म होगा। 2n+1 कब होगा, कोई मुझे बता सकता है? 2n+1 अगर जनरल नंबर की बात करें 2n+1, इसमें भी ऑड नेचुरल नंबर ही आएंगे, लेकिन कौन से ऑड नेचुरल नंबर आएंगे, n तो नेचुरल नंबर है ही, तो n को 1 रखने से 3 से, तो जब ऑड नेचुरल नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है तो 2n+1 होगा, और जब 1 से स्टार्ट हो रहा है तो 2n-1 होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका मतलब 2n+1 2n-1 2n+3 इस प्रकार के जो भी, और 2n+5 इस प्रकार के जो आएंगे वो डिपेंड करेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हुआ है। गॉट द पॉइंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सीक्वेंस एंड सीरीज में बहुत काम का चीज़ है। तो यहाँ तो हमने 2n-1 तक ले लिया, कोई इशू नहीं। अब टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन n है, ये nth टर्म है, जनरल टर्म है, तो n। अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि इसका फार्मूला क्या है, व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल नंबर। अब ये भी मालूम होना चाहिए, बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होते हैं ये सब। जितने भी क्वेश्चंस मैं आपको डील करूंगा उसमें सब वो कॉन्सेप्ट रहेंगे जिसके ऊपर नॉर्मली जेई क्वेश्चन बनाता है। तो देखो, आपको मालूम है इसका क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है n²। सम ऑफ फर्स्ट एंड ऑड नेचुरल का फार्मूला होता है n²। अगर आपको चेक करना है तो ये देखिए 1 + 3, फर्स्ट 2 ऑड नेचुरल नंबर को ऐड किया तो 4 आया, दैट इज 2²। अगर 1 + 3 5 करेंगे तो 9, दैट इज 3²। यानी फर्स्ट 3 ऑड नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो 9 आएगा, दैट इज 3 का स्क्वायर। तो फर्स्ट n नेचुरल नंबर को n ऑड नेचुरल नंबर को ऐड करेंगे तो उसका फार्मूला बनेगा n²। ठीक है, n² हो गया, और यहाँ n है तो फाइनली आंसर n आ गया। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन है फाइंड द अरिथमेटिक मीन ऑफ द सीरीज। वेरी इंटरेस्टिंग, nc0 nc1 nc2 ncn। अब आप देखिए, बाइनोमियल और परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन का कॉन्सेप्ट है। nc0 का मतलब क्या होता है, ncr का मतलब सिलेक्शन ऑफ r ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम n ऑब्जेक्ट्स। ठीक है कि नहीं, r इज लेस देन इक्वल टू n, ठीक है, r इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक, तो एनसीआर जो है वो सिलेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका फार्मूला भी मैंने आपको सेट थ्योरी में बताया था। तो ठीक है, पहले तो अरिथमेटिक मीन में आते। अरिथमेटिक मीन nc0 प्लस nc1 प्लस nc2 अप टू दी ncn तक गया। अब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जहाँ पे कॉमन एरर होता है, तो अब देखो यहाँ कितने ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3। देखो जब 2 है तो 1 है, जब 3 है तो 2 है, n है तो आप ऐसे भी आइडेंटिफाई कर सकते। तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन आपको समझ में आ गया होगा n+1 है। तो 0 से लेके n तक गए, 1 से लेके n तक गए तो n ऑब्जर्वेशन होंगे, और 0 से लेके n तक गए तो n+1 ऑब्जर्वेशन होंगे। ठीक है, तो ये हो गया n+1। अब इसका फार्मूला nc0 प्लस nc1, इसका फार्मूला 2 टू द पावर n होता है। सेट थ्योरी में भी मैंने बताया था, और आप परमुटेशन बाइनोमियल में भी इसको जानते हैं। इसका क्या फार्मूला होता है, 2 टू द पावर n। तो 2 टू द पावर n अपॉन n+1 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
तो ये फोर्थ क्वेश्चन है, इफ द मीन ऑफ अ सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन x1 x2 अप टू x10 is 20, then find mean of x1 plus 4, x2 plus 8, x3 plus 12, x10 plus 40। तो देखो यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 10 दिया हुआ है, तो इसका अरिथमेटिक मीन तो समझ में आ गया, x1 प्लस x2 प्लस x की पावर 10 अपॉन 10, ये ऑलरेडी दिया हुआ है 20। अब यहाँ देखो ईच ऑब्जर्वेशन में हमने पहले वाले ऑब्जर्वेशन में 4 ऐड किया, दूसरे में ऐड अप 8 ऐड किया, तीसरे में 12 और लास्ट में 40, लेकिन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो उतने ही रहेंगे। तो अब जब अरिथमेटिक मीन निकालेंगे तो x1 प्लस 4, x2 प्लस 8 प्लस x10 प्लस 40, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अभी भी 10 ही है, तो इसको रीअरेंज करिए, x1 प्लस x2 प्लस x10 डिवाइडेड बाई 10, और ये क्या हो जाएगा 4 प्लस 8 प्लस अप टू 40 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, तो ये तो ऑलरेडी दिया हुआ है 20। यहाँ से क्या करो 1/10 तो बाहर ले लिया और फिर 4 भी बाहर ले लो, तो 1 प्लस 2 प्लस अप टू दी 10 आ जाएगा। ऊपर में से हमने न्यूमरेटर में से 4 कॉमन ले लिया। ठीक है, तो ये हो गया 20। ठीक, और ये हो जाएगा 2/5, और इसका फार्मूला 1 प्लस 2 प्लस 10 का फार्मूला हो जाएगा 10 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2, 2 कट गया, 5 से 10 2 बार कट गया 22, तो 20 प्लस 22 42 आंसर आएगा इसका। कितना आंसर आएगा 42। ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 10 अप टू 10 क्या हो जाएगा 10 इंटू 11/2, n इंटू n प्लस 1/2 का फार्मूला हमने वहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये फोर्थ क्वेश्चन था। ठीक है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, और इसमें एक कॉन्सेप्ट मैं आपको दे रहा हूँ। ठीक, तो इफ द मीन ऑफ अ सेट ऑफ n नंबर इज x बार, हम x बार से मीन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, एंड ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय लैम्बडा, देन फाइंड मीन ऑफ न्यू सेट। तो क्या दिया हुआ है, x बार एक मीन है जो समथिंग x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाई n है। अगर मैंने x को ऑब्जर्वेशन मान लिया, x1 x2 ऐसे n ऑब्जर्वेशन दे लिया, तो उनका जो अरिथमेटिक मीन है उसको हम x बार से रिप्रेजेंट करते हैं। अब मुझे जो अरिथमेटिक मीन निकालना है वो इस डाटा का जिसमें हर एक को मैंने लैम्बडा से मल्टीप्लाइड किया, मतलब लैम्बडा x1 प्लस लैम्बडा x2 प्लस लैम्बडा xn डिवाइडेड बाई n। टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो अभी भी n ही है, ईच ऑब्जर्वेशन को हमने लैम्बडा से मल्टीप्लाइड किया है, तो यहाँ से आपने लैम्बडा कॉमन ले लिया, तो ये हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस xn डिवाइडेड बाई n। ये x1 प्लस x2 डिवाइडेड बाई n जो है वो ऑलरेडी x बार दिया है, तो ये आ जाएगा लैम्बडा x बार, ये न्यू अरिथमेटिक मीन। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब यहाँ से एक इम्पोर्टेंट रिजल्ट आया कि अगर ईच ऑब्जर्वेशन को किसी नंबर लैम्बडा से हम मल्टीप्लाइड करते हैं, है ना, तो जो नया अरिथमेटिक मीन है वो लैम्बडा टाइम्स हो जाता है ओल्ड अरिथमेटिक मीन के। ठीक है, तो न्यू मीन इज इक्वल टू लैम्बडा टाइम्स ओल्ड मीन if we multiplied each observation by lambda। वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको याद रखना चाहिए कि अगर ईच ऑब्जर्वेशन को हम लैम्बडा से मल्टीप्लाइड करते हैं तो जो नया सेट का अरिथमेटिक मीन आने वाला है वो लैम्बडा टाइम्स हो जाएगा ओल्ड अरिथमेटिक मीन्स के। लैम्बडा टाइम्स arithmetic mean, old arithmetic mean. This is the arithmetic mean of these observation, and when each observation is multiplied by lambda, then the arithmetic mean is lambda times the arithmetic mean of old observation, that is old arithmetic mean। ये कॉन्सेप्ट था। आई होप पॉइंट क्लियर हो गया, नोट करके रखेंगे इसको। अब ये 6 क्वेश्चन देखते हैं, 2012 मेंस में आया हुआ क्वेश्चन से, इसको चेकआउट करते हैं। The arithmetic mean of 50 set of number is 38। 50 set of number का arithmetic mean 38 है। If two numbers of the set namely 55
एंड 45, जो दो ऑब्जर्वेशन जो 55 एंड 45 है उनको हम डिलीट कर देते हैं, डिस्कार्डेड। देन फाइंड अरिथमेटिक मीन ऑफ रिमेनिंग सेट ऑफ नंबर्स। 2012 जेई में है। तो देखो पहले से ही अरिथमेटिक मीन दिया हुआ है। 38 इज सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 50 है तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मिल गया। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन इज 38 इंटू 50, 0 0 90 1900 आएगा। तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन 1900, ओरिजिनल सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। Now what we are doing? We are deleting these two datas 55 and 45. So the total number of datas now remain 48. तो टोटल सम क्या जाएगा? नाउ न्यू सम हो जाएगा 1900 माइनस 55 एंड माइनस 45, तो ये आ जाएगा 1800, ठीक है। और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन अब 48 हो गए, तो न्यू मीन क्या हो जाएगा? 1800 डिवाइडेड बाई 48। बस अब आपको डिवाइड कर देना है और आंसर को निकाल लेना है। तो इसका आंसर आता है 37.5, ठीक है। अभी 7 क्वेश्चन को देखते हैं। 2015 मेंस में आया है ये, और फिर से ये आसान क्वेश्चन है अरिथमेटिक मेंस के ऊपर। अभी हमने इसके पहले 2012 का मेंस का क्वेश्चन देखा था। तो द मीन ऑफ द डाटा सेट कंप्राइजिंग ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 16 है और इसका मीन भी 16 ही है। तो यहाँ से तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन मिल गया। सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, अरिथमेटिक मीन इनटू टोटल ऑब्जर्वेशन, ठीक है। 16 इंटू 16 दैट इज 256, ये हो गया। अब इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 इज डिलीटेड, न्यू सम 256 में से 16 डिलीट कर रहे हैं, तो 16 ऑब्जर्वेशन में से एक ऑब्जर्वेशन कम हो गया, टोटल रह गए 15। फिर अगेन क्या बोलता है? एंड 3 न्यू, इफ वन ऑफ द ऑब्जर्वेशन वैल्यूड 16 इज डिलीटेड and 3 new observation valued 3, 4 and 5 are added, तो यहाँ पे +3 +4 +5, ये हो जाएगा न्यू सम। तो न्यू सम आपका आ जाएगा, ये हो जाएगा 9 3 12, तो ये 12 है, ये -16 है, तो 252 आएगा। तो ये आ जाएगा 252। तो 252 न्यू सम आ गया, ठीक है। अब बच गया टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो पहले 16 थे और एक 16 जिसकी वैल्यू थी उसको डिलीट किया तो बचे 15, और फिर 3 ऐड किया तो टोटल हो गए 18, ठीक है। तो न्यू अरिथमेटिक मीन इज 252 डिवाइडेड बाय 18, और जब आप इसको करेंगे तो आंसर आएगा 14। दैट्स ऑल। सिमिलर क्वेश्चंस है, इसको चेकआउट कर लेते हैं। अभी जैसे हमने लास्ट 2 क्वेश्चंस किए तो उसी प्रकार से क्वेश्चंस है। मीन ऑफ 100 आइटम इज 49, तो टोटल सम आ गया। टोटल सम इज 100 इंटू 49, ये मीन है, ये टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है, तो ये तो हो गया 4900। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट देयर दीज आइटम्स 3 आइटम्स which should have been 60, 70 and 80 were wrongly read as 40, 20 and 50, तो ये रॉन्ग सम था, रॉन्ग टोटल सम। क्या हुआ था कि जो ऑब्जर्वेशन 60 होना चाहिए था वो 40 रीड आउट हुआ, जो ऑब्जर्वेशन 70 होना था वो 20 रीड आउट हुआ, जो ऑब्जर्वेशन 80 होना था वो 50 रीड आउट हुआ। गॉट द पॉइंट। इसलिए एक्चुअल सम क्या आएगा? 490 प्लस, इसमें जो डिफरेंस है, ये 40 रीड हुआ था, 60 होना चाहिए था, 40 रीड हुआ था, तो 20 का डिफरेंस आ गया। जो 70 होना था वो 20 रीड आउट हुआ, तो 50 का डिफरेंस आया, और जो 80 होना था वो 50 रीड आउट हो गया, तो 30 का डिफरेंस आया।
इतना डिफरेंस आप ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 5000। तो एक्चुअली में जो सम है ना वो 5000 है, और पहले जो सम आया था वो रॉन्ग सम आया था, क्योंकि हमने 60 को 40 बोल दिया और 70 को 20 बोल दिया और 80 को 50 बोल दिया, इसीलिए अब करेक्ट अरिथमेटिक मीन 5000 डिवाइडेड बाई टोटल ऑब्जर्वेशन वो 100 है, तो ये आएगा 50, ये आपका आंसर। ठीक है, और एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं इस लेक्चर्स में, और ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन इस टॉपिक का। ठीक है, अ बैट्समैन इन हिज 16th इनिंग मेक्स अ स्कोर ऑफ 70 रन। 16th इनिंग में उसने 70 रन बनाया, इसका मतलब ये हो गया, साफ बात क्लियर है कि अभी तक के उसने 15th इनिंग खेल लिया है, तो 15 इनिंग तक उसने कुछ रन बनाए होंगे। टोटल जितने भी रन बनाए हैं उसको 15 से डिवाइड करेंगे तो वो उसका एवरेज आ जाएगा, कोई इशू बिल्कुल नहीं है। अब जब 16 इनिंग में वो 70 रन बनाता है तो उसका एवरेज इंक्रीज होता है, देयर बाय इंक्रीजेस हिज एवरेज बाय 2। जब 70 रन बनाता है 16th इनिंग में, तो जो पहले एवरेज था ना उसको 2 से वो इंक्रीज कर देता है। गॉट द पॉइंट? ठीक है, इफ ही हैड नेवर बीन नॉट आउट, वो कभी नॉट आउट नहीं रहा है, नॉट आउट से एवरेज बढ़ जाता है, उसका कैलकुलेट करने का कॉन्सेप्ट क्रिकेट वाले जानते हैं, यहाँ हमारे ज़रूरत नहीं है, तो वो कभी नॉट आउट नहीं रहा है। देन हिज एवरेज आफ्टर 16th इनिंग, 16वीं इनिंग के बाद में उसका एवरेज कितना होगा। अब ये कैसे आएगा, तो पहले तो हमको 15th इनिंग तक के क्या एवरेज था उसको मान लेना पड़ेगा। लेट एक्स बी एवरेज आफ्टर 15th इनिंग, 15th इनिंग में ये एक्स एवरेज हो जाता है, मतलब एक्स इक्वल टू टोटल सम, तो टोटल सम ऑफ रन्स एक्स इंटू 15 होगा, दैट इज 15x, ये 15x टोटल सम होगा। क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? अब अगर 15x टोटल सम है तो इसमें 70 ऐड कर देंगे तो टोटल सम हो जाएगा 16th इनिंग तक के जितने भी उसने रन बनाए हैं। करेक्ट है? लेकिन अब जो दूसरा क्वेश्चन बोलता है कि 16th इनिंग में वो 70 बनाता है तो उसका एवरेज 2 से इंक्रीज होता है, तो एवरेज इन 16th, एवरेज आफ्टर 16th इनिंग will be x plus 2, तो total sum of run according to the arithmetic mean total sum will be 16 into x plus 2 होगा, 16 into x plus 2, तो 16th इनिंग के बाद में इसने इतने रन बना लिए, 15th इनिंग तक के उसने इतने रन बना लिए, और 16th इनिंग में उसने 70 रन बनाए थे, तो इसमें जब 70 रन ऐड करेंगे तभी ये टोटल रन मिल जाएंगे। तो क्वेश्चन कैसा हो गया, 15x प्लस 70, 16x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 16x प्लस 32। बस अब इसको सॉल्व कर लेना है तो x मिल जाएगा, तो ये 16x 70 माइनस 32 हो जाएगा, दैट इज इक्वल टू x। ठीक है, 72 मतलब 38 इज इक्वल टू x। तो अब उसका एवरेज जो आया वो 38 आया, तो x जो एवरेज हमने माना था वो 15th इनिंग तक के, तो उसने मतलब हिज एवरेज आफ्टर 16th इनिंग, तो ये आंसर नहीं आएगा। आफ्टर 16th इनिंग आंसर हो जाएगा आपका x प्लस 2 दैट इज 38 प्लस 2, 40 आएगा इसका आंसर। ठीक है, तो आंसर क्या आ जाएगा, आफ्टर 16th इनिंग द एवरेज विल बी 40। आई होप दैट आप समझ लिए होंगे ये सारे क्वेश्चंस को। हालांकि बहुत सारा कॉन्सेप्ट हमने 10 का यूज़ किया था, ये आते हैं, और अगली बार हम क्या करेंगे, वेटेड मीन और कंबाइंड मीन इसके ऊपर बनाते हैं। ठीक है।